जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो भर्ती आई हुई है कि उसकी लास्ट डेट कब है, कब फॉर्म डाले जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा और कब उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, कितनी दौड़ है, कितनी हाई जंप है, कितनी लॉन्ग जंप है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है और कांस्टेबल के लिए क्या है। ये सारा हम डिस्कस, मैंने बायोडाटा लिख रखा है पॉइंट टू पॉइंट और सब डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिएगा, ये मैंने पूरा डाटा लिख रखा है। इस डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं हम इसके बारे में कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती आई है इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। क्योंकि फॉर्म डालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसमें हम फॉर्म डाल रहे हैं उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहने वाली है। क्योंकि बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, नेचर ऑफ ड्यूटी पता नहीं होती है, तो उससे आपको क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जैसा कि आरपीएफ एंड सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, जिसको कि हम पुलिस में दरोगा बोलते हैं। ठीक है, दरोगा कोतवाल जी आ गए भैया, दरोगा जी आ गए तो दरोगा बोलते हैं। ठीक है, आरपीएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कुछ लोग आपको चैनल में बता रहे होंगे रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी जाता है रेलवे वैकेंसी में कि भैया रेलवे आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब आई सब इंस्पेक्टर। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर और सीटी का मतलब होता है कांस्टेबल। तो किसकी भर्ती निकली, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की। तो सब इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी होती है, कांस्टेबल की ड्यूटी क्या होती है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है, एक कमांडर होता है। कांस्टेबल क्या होते हैं, उसके अंडर रहते हैं। सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे रहेगा 4200 ग्रेड पे की भर्ती होती है और कांस्टेबल की 2000 ग्रेड पे की भर्ती होती है। तो जी हाँ, इसके वेतन में कितना डिफरेंस रहेगा, करीब 15,000 रुपये का वेतन में डिफरेंस। शुरुआती वेतन 15 से 18,000 रुपये वेतन में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये पहली बात आपको समझ में आ गया क्या मेरी ड्यूटी है और क्या नहीं है। अब इसमें टोटल पोस्ट जी कितनी है, टोटल पोस्ट 4660 है। कितनी है, 4660। उसमें सब इंस्पेक्टर की एसआई की पोस्ट कितनी है, 452 पोस्ट है और कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है। आप इनको दोनों को टोटल करोगे तो आप इधर इतना ही निकलेगा, 4660। टोटल पोस्ट कितनी होगी जी, 4660 पोस्ट है। ये आपको इधर तक समझ में आ गया होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोस्ट बहुत कम है। ये पोस्ट कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। मैंने सिलेक्शन जब लिया हुआ था तो ऑल इंडिया में सिर्फ 48 पोस्ट थी, तब मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो आप 4660 पोस्ट, ये बहुत पोस्ट है। ठीक है, हालांकि मैं अभी रेलवे में नहीं हूँ, मैं सीएपीएफ में कार्यरत हूँ। मैंने रेलवे में सिलेक्शन 2009 में लिया हुआ था, रेलवे कांस्टेबल में। ठीक है, तो मैं इसके बाखूबी परिचित हूँ कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। इसके लिए मैं कुछ क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो ज्वाइन करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो और हैंड रिटेन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। एप्लीकेशन जी कब से स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है, 14/5/2024 डेट है। अभी बोलोगे आप लोग कि इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था 8 दिन पहले, तो लोग बोल रहे थे ये नोटिफिकेशन फेक है जी, आप बच्चों को भड़का रहे हो, आप गलत जानकारी दे रहे हो। ये आज देखो दिन आ गया कि नोटिफिकेशन ओरिजिनल था। मैंने पहले भी बोला था फेक नहीं, आप लोग मेरी बात मान लीजिए, पर बात मानी नहीं। वो मैंने 10 दिन पहले वीडियो बना दिया था भर्ती का, तो आप ये लोग समझ सकते हो कि मैंने कितनी सही और सटीक जानकारी और पहले दे देता हूँ। ठीक है, आज दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी भर्ती का सेम वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो इसका भर्ती का कारण ये है क्योंकि 15 मार्च से क्या हो जाएगा, करीब अध्यादेश जारी लग जाएगा। तो क्या है कि कोई भी भर्ती निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अध्यादेश लग जाता है, चुनाव का माहौल होता है, तो भर्ती नहीं निकाली जाती। ठीक है, तो अध्यादेश लगने के कारण पहले से भर्ती निकल गई तो फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए भर्ती पहले से निकाल दी गई है। पेमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगा, आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा पेमेंट का। जो जैसे 15 तारीख को अपने फॉर्म भरा तो 15 तारीख को ही जी क्या है, पेमेंट कर लीजिएगा। 15, 16, 17 लास्ट डेट क्या रहेगी, 14 मई आपकी रहेगी पेमेंट की लास्ट डेट। और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है जी, 14 मई फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अलग से कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कब फॉर्म भरना है और क्या क्या फॉर्म भरना है। एडमिट कार्ड जी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आ जाएंगे। 8 दिन पहले एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब जी एग्ज़ाम डेट अभी क्या है, रेलवे ने डिक्लेयर नहीं की है कि एग्ज़ाम आपके कब होने हैं, क्या होंगे, ये इसकी डेट आ जाएगी। तो ये मान के चलिएगा आपके सितंबर से अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपको 5 से 6 महीने तैयारी करने के लिए बहुत
अच्छा मौका है, बहुत टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि अभी 2 महीने पहले भर्ती निकल गई है। 1 महीने आपको फॉर्म डालेंगे, 2-3 महीने प्रोसेस होगा, तो 7 से 8 महीने आपको एग्ज़ाम देने के लिए समय मिलेगा। तो सितंबर से अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ये मान के लिए कंडक्ट हो जाएगा। तो 7 से 8 महीने आपके लिए बहुत होता है। तो जम के पढ़ाई करिए और एक वर्दी माँ बापू का सपना ज़रूर पूरा करिएगा। आगे चलते हैं फीस। जी फीस क्या रहने वाली है? तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 500 रुपये देना होगा। याद रखिए, जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 500 रुपये, एससी और एसटी के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट है उसको 250 रुपये देना होगा, 250 रुपये। और जनरल, ओबीसी, एससी का है उसको 500 रुपये एक फॉर्म का देना होगा। फॉर्म कैसे डलेगा जी? फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, फॉर्म प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा और फीस भी क्या है? ऑनलाइन भरा जाएगा। जब मैं भर्ती हुआ था आरपीएफ में उस समय ऑफलाइन होता था, मैं फॉर्म क्या भर के भेजता था, उसके बाद वो कॉल लेटर ऑफलाइन ही आता था। फीस भी क्या उस समय टिकट लगाते थे, कितना रुपए का टिकट लगाओगे तब क्या है वो फीस होती थी। तो मैं तो ऑफलाइन में भर्ती हुआ था, 2009 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2008 में फॉर्म डाला तो 2 में मैं भर्ती हुआ था, ठीक है। तो रेलवे में 2 बार भर्ती हुआ था, एक बार ग्रुप डी में भी सिलेक्शन लिया हुआ है और मैंने कांस्टेबल में भी सिलेक्शन लिया हुआ है। तो रेलवे में मैं 2 बार भर्ती हो चुका हूँ। ऐसे ऐसे मैं 6-7 नौकरी ले चुका हूँ, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो मेन हिस्सा है इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो फॉर्म डालेगा वो कितना डालेगा। एक मैंने चीज़ छोड़ दिया है कि इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो फिजिकल की तरफ चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिफिकेशन जी क्या होगा, और फिजिकल जो होगा एज लिमिट क्या क्या है जी। तो देखो, सब इंस्पेक्टर में एज क्या रहने वाली है? एज 20 से 28 साल रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर में एज कितनी रहेगी? 20 से 28 साल। और कांस्टेबल की एज क्या रहेगी? 18 से 28 साल रहेगी कांस्टेबल के लिए। मैंने 3+5 क्यों कर रखा है? ये जिसको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है एज में, वो उसको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 साल क्या देती है सेंट्रल गवर्नमेंट? ओबीसी के लिए देती है। और 5 साल एससी एसटी के लिए आपको 5 साल एज में छूट देती है। तो 3 साल और 5 साल जिसको जैसा लागू होगा वो आपको छूट एज में मिलने वाली है। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाएगा। एक चीज़ मैंने नहीं लिखा है फिजिकल की, उसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ। वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, वो बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है जी। तो फॉर्म जो कांस्टेबल है उसमें 10वीं पास मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन का होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है? ग्रेजुएशन। वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए कांस्टेबल है किस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है या 10th पास है। सीधा फंडा है, जिस कांस्टेबल में जो फॉर्म डालेगा वो सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर में फॉर्म डालेगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ बच्चों का सवाल होगा जी कि हम दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों में फॉर्म डाल सकते हो। एक ही साथ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा, आप दोनों में फॉर्म डाल सकते हो। सब इंस्पेक्टर में भी डाल सकते हो और कांस्टेबल में भी डाल सकते हो। एग्ज़ाम डेट अलग अलग रहेगा और अलग अलग दिन रहेगा, अलग अलग पेपर आएगा। तो आप दोनों में फॉर्म डाल सकते हो, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जो कि अच्छे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मैंने चार्ट बना रखा है एसआई का, कांस्टेबल का और फीमेल का। तो मैंने सीधे शब्दों में समझाया हुआ है कि कितना कितना है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आइएगा कि कितना आपको फिजिकल करना है क्या। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जी। फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में जान करते हैं। तो हाइट जी, सबसे क्या होता है, फॉर्म वही डाल सकता है। हाइट होगी तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। हाइट नहीं होगी, चेस्ट तो आप डिप्स मार के 2-3 महीने में खा पी के बढ़ा सकते हो, पर जी हाइट कैसे बढ़ाओगे? तो हाइट सबसे मायने रखती है। तो हाइट कितनी है भैया? हाइट के बारे में ये देखो, मैंने मेल लिखा है फिर फीमेल लिखा है। तो मेल में भी उन्होंने हाइट का डिवाइडेशन किया है कि जो मेल में क्या है, सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, कोई भी होगा, उसके लिए हाइट कितनी चाहिए? ओबीसी जनरल की 165 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी के लिए कितनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। तो हाइट आप देख लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए या कांस्टेबल कोई भी ट्रेड हो, जनरल और ओबीसी के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और एससी और एसटी के लिए हाइट कितनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए क्या चाहिए जी? 157 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर।
महिलाओं को समझ में आ गया होगा जो लड़कियां फॉर्म डाल रही हैं कि फीमेल के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके मीटर 1600 मीटर दौड़ किसकी होगी किसकी नहीं होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी 1600 मीटर दौड़ सब इंस्पेक्टर में भी होनी है और कांस्टेबल में भी होनी है, तो दौड़ किसी को माफ़ नहीं किया गया है। तो देखो कांस्टेबल में जो 1600 मीटर दौड़ होगी वो कितना होगा, सभी के लिए टाइम होगा, पुरुषों के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड। कितना होगा, 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। जी मैंने भी 5 मिनट 35 सेकेंड में रनिंग का टाइम मारा हुआ था कि उधर ग्रुप बांटते रहते हैं ना, तो 5 मिनट 35 सेकेंड मैंने कांस्टेबल में जब भर्ती हुआ तो मैंने 5 मिनट 35 सेकेंड में रेस मारी हुई थी। तो कितना है जी, 5 मिनट 35 सेकेंड। अब ये एन क्या 1600 मीटर, एन मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ नहीं करना है। तो कितनी करना है वो आगे हम चर्चा करेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ 1600 मीटर ही करना है, पर कितनी करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में। और एन ए तो इसका ये जान लीजिएगा, सीधा फंडा है, जो पुरुष होंगे उनको 1600 मीटर दौड़ करना है, वो सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, दोनों को 1600 मीटर दौड़ करना है। जो सब इंस्पेक्टर होगा उसको 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ पूरी करना है। जो कांस्टेबल होगा उसको कितने सेकेंड में, उल्टा हो गया क्या, जो सब इंस्पेक्टर होगा उसको कितना 6 मिनट 30 सेकेंड में, और जो कांस्टेबल होगा उसको 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ 1600 मीटर पूरी करना है। महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ नहीं करना है, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। 800 मीटर एसआई और कांस्टेबल, तो 800 मीटर की जो दौड़ है पुरुषों की नहीं होगी, क्योंकि पुरुषों की दौड़ कितनी होगी जी, 1600 मीटर पुरुषों की दौड़ होगी। पुरुषों की दौड़ कितनी होगी जी, 1600 मीटर होगी। महिलाओं की दौड़ कितनी होगी, 800 मीटर होगी। उनके लिए टाइम कितना दिया गया है, 4 मिनट, ठीक है। महिलाओं के लिए टाइम सेम दिया गया है, वो सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, उनके लिए टाइम अलग अलग से नहीं दिया गया है। उनके लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करना होगा। तो महिलाओं के लिए दौड़ कितनी होगी जी, 800 मीटर होने वाली है। उसके बाद लॉन्ग जंप, ठीक है। तो लॉन्ग जंप किसके लिए होना है, 12 फीट होना है सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए 14 फीट। तो 12 फीट किसके लिए होगी, लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए होगी, और कांस्टेबल के लिए 14 फीट होगी, ठीक है। और महिलाओं के लिए कितना होगा, 9 फीट। वो सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, 9 फीट दोनों को ही लॉन्ग जंप करना होगा। तो समझ में आ गया होगा लॉन्ग जंप जी कितनी करना है और किसको कितनी करना है। केवल पुरुषों को क्या है, सब इंस्पेक्टर को 12 फीट, कोई भी हो, SC ST जनरल OBC, और कांस्टेबल को 14 फीट करना है। महिलाओं को 9 फीट लॉन्ग जंप सभी को करना है, वो सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो। हाई जंप क्या होता है भैया, जब रस्सा बांध के ऊपर की लोग जो जंप करते हैं उसको हाई जंप बोलते हैं। तो हाई जंप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाई जंप भैया कितनी है, सभी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, पुरुषों की बात कर रहा हूँ तो सब इंस्पेक्टर के लिए 3.9 फीट, मतलब तकरीबन 4 फीट, 3.9 फीट सब इंस्पेक्टर के लिए, और आपको 4 फीट कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो SC ST किसी भी कैटेगरी का होगा, 3.9 फीट आपको सब इंस्पेक्टर के लिए हाई जंप, और हाई जंप 4 फीट कांस्टेबल के लिए करना है। इसे महिलाओं का जी कितना करता है, महिलाएं सब इंस्पेक्टर की हो या कांस्टेबल की में फॉर्म डालें, आपको 3 फीट महिलाओं के लिए आपको करना पड़ेगा हाई जंप, तभी आप क्या है फिजिकल में आप शामिल हो सकते हैं। अब हम जी चर्चा करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका मैं बताता हूँ कि क्या होता है। इसके पहले आपका क्या होगा, फॉर्म आपने डाल दिया, फॉर्म डालने के बाद क्या एडमिट कार्ड आएगा, ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उनका फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले एक ही दिन में आपका रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट वो सारा कुछ करा लेते हैं, ठीक है। या सुबह भी रोक देते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हुए नहीं हो पाया तो दूसरे दिन भी कराया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल जो मेरिट में पास हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। अभी मैं एक आपको प्रोसेस बताऊंगा, इसमें एक सिलेबस का भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, क्या क्या पेपर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एक आएगा। जी नहीं, दोनों का पेपर अलग अलग आएगा, पेपर अलग अलग डेट में होगा। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा क्या क्या सिलेबस है उसका, और पढ़ने का तरीका क्या है, और दूसरा फिजिकल कैसे पास करना है, ठीक है।
और एग्ज़ाम जो होगा नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस प्रकार से होगा, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक अन्य वीडियो बना दूंगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन, फिजिकल कैसे पास करना है, उसका सिलेबस क्या है, पास करने के कुछ टिप्स, नौकरियाँ कैसे मिलती है, ये सारा वीडियो एक निचोड़ मैं आपको बना दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वो वीडियो मिल जाए और आप सिलेक्शन प्रोसेस आसानी से एक वर्दी ले सको। वर्दी लेना बहुत आसान होता है, सबसे सिंपल क्या होता है, नौकरी मिलने का तरीका जो वर्दी फोर्स होती है उसमें आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मैंने लिया हुआ एक बार नहीं 6 से 7 बार, इसलिए मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।